देखो, तो हमने आपने लिपिड को बोलो आप या इसी को आप कॉमन टर्म में आप इसको फैट कहते हो। तो हमने आपने ये डिस्कशन किया हुआ था कि लिपिड या फैट होते क्या है। तो जैसे हम आप बात करते हैं तो पहली बात तो ये बने किससे होते हैं, ये मेनली बने होते हैं फैटी एसिड से, है ना। तो ये पॉलीमर है, दे आर पॉलीमर, दे आर पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड्स के पॉलीमर। तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फैटी एसिड, है ना। तो फैटी एसिड में हमेशा एक कार्बन की लंबी सी चेन होगी और कार्बन की चेन के आखिरी में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा, है ना, इसको हम फैटी एसिड बोलते हैं। अच्छा, ये चेन कितनी लंबी हो सकती है, तो आर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर को हम आप बोलते हैं एल्किल ग्रुप, है ना। एल्किल ग्रुप क्या है, दिस इज अ हाइड्रोकार्बन चेन, है ना, इट्स अ हाइड्रोकार्बन चेन। बाकी आप ऑर्गेनिक में और डिटेल में पढ़ोगे, हाइड्रोकार्बन चेन। और इस हाइड्रोकार्बन चेन में 4 टू 24 कार्बन एटम हो सकते हैं, है ना, जो कि क्या काम करेगी, जो कि फैटी एसिड का फॉर्मेशन करेगी। और बहुत सारे फैटी एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, लिपिड का फॉर्मेशन। क्लियर है भाई, समझ आ गया लिपिड क्या होते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए, लिपिड्स आर फैटी एसिड, लिपिड्स आर फैटी एसिड ईस्टर्स ऑफ, lipid are fatty acid ester of alcohol and related substance, alcohol and related substance, which are insoluble in water, which are insoluble in water, but they are which are insoluble in water, but they are soluble in number of, they are soluble in number of non-polar organic solvent, number of non-polar organic solvent like ether, benzene, like ether, benzene, chloroform, ether, benzene, chloroform, etc. अब देखिए फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स, है ना। तो मैंने आपको बताया कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स जिनको हम बोलते हैं दे आर RCOH, है ना, तो नोट करेंगे। फैटी एसिड्स आर organic acids having hydrocarbon chain. Fatty acids are organic acids having hydrocarbon chain that may be straight or ring structure, that may be straight or ring structure. Full stop. Some of the fatty acid also contain, along with carboxylic group, some of the fatty acid also contain hydroxylic group, full stop. सर आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, कहाँ से रिपीट करना है मेराज? सर फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स हैविंग हाइड्रोकार्बन चेन दैट में
that ends in a carboxylic group, that ends in carboxylic group. Full stop. The length of length of the carbon chain is 4 to 24 कार्बन एटम। अगला जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं, आप स्टार बना के लिखिएगा, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये अभी फिर से पूछा जा सकता है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब क्या होता है कि 3 ऐसे एसिड हैं, पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड एनिमल कैन नॉट सिंथेसाइज, और विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड आर सिंथेसाइज ओनली इन प्लांट, है ना। तो 3 ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो ह्यूमंस की बॉडी में जिनको सिंथेसिस होने या किसी भी एनिमल की बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो सकते, वो हमको प्लांट से लेने पड़ते हैं और फूड सोर्स के फॉर्म में ही लेने पड़ते हैं। नोट करिए, द एनिमल्स लैक mechanism to synthesize three fatty acid, that is linoleic acid, linolenic acid, linolenic acid, and arachidonic acid, and arachidonic, arachidonic acid, right। ये 3, ये बहुत पूछा गया। प्लीज रिपीट, सॉरी सर, मिस कर दिया। Okay. Animal lack mechanism to synthesize three fatty acid, और तीनों लिखे हुए हैं, linolenic acid, linoleic acid, linolenic acid, arachidonic acid। ये तीनों याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है इसमें नीट में, ठीक है। और ये हो गया आपका, है ना, फैटी एसिड। अच्छा, 2 तरह से नॉर्मली फिर हम फैट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होते हैं? नोट करेंगे, फैटी एसिड्स can be divided in 2 category, saturated and unsaturated। सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है? सिंपल है यार, अगर कोई ऐसी हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें फर्दर और हाइड्रोजन को ऐड नहीं किया जा सकता, मतलब उसको हाइड्रेशन नहीं किया जा सकता, तो उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिनमें पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड ही, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो उसको हम सैचुरेटेड बोलेंगे। आप उसका हाइड्रेशन नहीं कर सकते, फर्दर उसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, आप डबल बॉन्ड ब्रेक कीजिए, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। सही कि नहीं, सही बताओ? यस सर। तो वो अनसैचुरेटेड है। मतलब जो सैचुरेटेड होता है उनका हाइड्रेशन नहीं हो सकता, लेकिन जो अनसैचुरेटेड है उनका हाइड्रेशन हो सकता है। तो नोट करेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड causes one or more double bond, unsaturated fatty acid causes one or more double bond in their carbon chain, one or more double bond in their carbon chain, full stop। Where saturated fatty acid
do not possess saturated fatty acid, do not possess double bond, do not possess double bond in their carbon chain, do not possess double bond in their carbon chain. ठीक है, तो ये थे फैटी एसिड। समझ आ गया? कुछ एग्जांपल हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए, और कहां पाए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। लेट मी शेयर सम एग्जांपल विद यू, है ना। देखिए, अभी क्या है कि फैटी एसिड्स के एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल है आपका, है ना, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट इज क्यूटिन। कहां पाया जाता है भाई बताओ? एक तरह का फैटी एसिड, क्यूटिन कहां पाया जाता है? अरे भाई, क्यूटिन कहां पाया जाता है? नहीं बता यार, ये लीफ हो गई, लीफ की अपर सरफेस है, अपर सरफेस ग्लॉसी होती है ना। तो आप जब अपर वाली ये सेल्स देखोगे, तो इन सेल्स के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर पड़ी पाई जाती है, जो ग्लॉसी होती है, चमकदार होती है कि नहीं होती? पत्तियों को आप ऊपर वाली सरफेस रब करते हो, चमकदार होती है कि नहीं होती? यस सर। है ना। तो जो क्यूटिकल होती है वो क्यूटिन की बनी होती है, इसीलिए अपर सरफेस से ट्रांसपिरेशन कम होता है और लीव्स की लोअर सरफेस ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। नोट करेंगे, क्यूटिन इज फाउंड outside of epidermis, full stop। क्यूटिकल हैव, तो हम इस सरफेस को क्या बोलते हैं? इसको, इस लेयर को क्या बोलते हो आप? क्यूटिकल ही तो कहते हैं। क्यूटिकल हैव 50 to 90% क्यूटिन, क्यूटिकल हैव 50 to 90% क्यूटिन। नेक्स्ट, स्पेलिंग क्या है क्यूटिकल की? CUTICLE, क्यूटिकल। ये हो गई एपिडर्मिस। फिर वो पॉइंट रिपीट कर सकते हैं? क्यूटिकल हैव, क्यूटिकल हैव 50 to 90% क्यूटिन, राइट। और भी नोट कर लो, क्यूटिन, क्यूटिन reduces cutin reduces the transpiration, cutin reduces the transpiration। next, suberin, सुबेरिन। अब सुबेरिन क्या होता है बता सकते हो? नोट करो, it is found in the wall of cork cell, it is found in the wall of cork cell। तो क्यूटिन हो गया, सुबेरिन हो गया, है ना। ये दो आप एग्जांपल याद रखिएगा। और हाँ, टर्पेंटाइन ऑयल जो आप लोग यूज करते हैं पेंट वगैरह को डिसॉल्व करने के लिए, तो टारपीन्स, है ना। तो टारपीन्स जो होती हैं ये भी क्या है? फैट है, ठीक है ना। तो ये हो गया फैट्स, ठीक है। क्लियर है? बोलो भाई। सर टारपिन कहाँ मिलता है? टारपीन यार, वो पेंट वगैरह घर में करते हो ना, ऑयल पेंट करते हो ना, ओके। तो ऑयल पेंट करने के लिए क्या करते हो? टारपीन का ऑयल डालते हो ना, बहुत दिन तक उससे स्मेल आती रहती है ना, यस सर। तो हम पेंट को डिसॉल्व करते हैं टारपेंटाइन ऑयल में ही, ओके। राइट। ओके, ओके सर। तो बाकी एमिनो एसिड हो गया, है ना। एमिनो, वो सॉरी, प्रोटीन तो आपको बता ही चुका हूं मैं, पढ़ा चुका ना प्रोटीन। हाँ यस जी, सर, पढ़ा दिया सर आपने। और हम लोग प्रोटीन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें स्टार्ट करना है क्या, एक मिनट तो
ओके, तो अब हमें क्या पढ़ना था? नेक्स्ट क्या था हमारा? न्यूक्लिक एसिड, ये भी बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है। न्यूक्लिक एसिड दे रखा है। केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, न्यूक्लिक एसिड है ना। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लिक। अब देखो, तो तीन चौथा है ना। तो फोर्थ वन इज न्यूक्लिक एसिड। अब देखो न्यूक्लिक एसिड दो तरह, है ना। मेरी बात को आप थोड़ा गौर से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये आपके 12th में भी काम आएगी, इसलिए आपको ध्यान से समझना है ना। चलिए, तो न्यूक्लिक एसिड दो तरह के, है ना। तो एक तो होता है डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए होता है। दूसरा है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो डीएनए और आरएनए दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों के आखिरी में Na लगा है न्यूक्लिक एसिड, इसलिए कॉमनली दोनों को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब पहले हम लोग पढ़ते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मैं आपको जैसे समझाने की कोशिश करता हूँ, आप वैसे समझिएगा, और मुझे आपका 100% फोकस आपका चाहिए, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए दिखता कैसा है ना। लो, तो मैं आपको पहले डीएनए ड्रॉ करके थोड़ा सा अपने हिसाब से ड्रॉ करके बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो एक डीएनए क्या होता है? सिंगल डीएनए क्या है? तो डीएनए में इस तरह के दो पोल जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, है ना। तो दिस इज वन एंड दिस इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रैंड। तो डीएनए में जो स्ट्रैंड होते हैं, कितने स्ट्रैंड होते हैं? हाँ जी, कितने स्ट्रैंड होते हैं? दो हो गए। तो हम इसीलिए क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंड ही डीएनए की बैकबोन की तरह काम करता है। ये बैकबोन की तरह काम करता है ना, यही डीएनए का बैकबोन। अब आखिर ये जो स्ट्रैंड है, ये बने किस चीज से? ये दो चीज से मिलकर के बने हुए, है ना। एक तो बने हैं शुगर से। तो कौन सी शुगर पाई जाती है डीएनए में? मेराज, कौन सी शुगर होती है डीएनए में? सांची, बोलो भाई, जल्दी बोलो। हिबा, सर राइबो हम सर ने लिखा था सर, राइबो डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। डीऑक्सी राइबो, यस सर लिखा था। पेंटोस लेकिन शुगर, वो कौन सी शुगर होती है बेटा, ये पेंटोस बताओ। शुगर सर, पेंटोस वेरी शुगर। गुड, दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। पेंटोस शुगर, और पेंटोस शुगर एक तरह की क्या है? मोनोसैकराइड। क्लियर है? याद मोनोसैकेराइड, है? यस यस सर, है ना। कराया था। हाँ, तो हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो समझते जाइए आप बात को। तो यहाँ पे जो स्ट्रैंड है, दो चीज से मिलकर बना। एक तो पेंटोस शुगर से मिलकर बना है। तो उस पेंटोस शुगर का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोस शुगर नाम है। और प्लस साथ में फॉस्फेट से मिलकर, है ना। तो पेंटोस शुगर और फॉस्फेट मिलकर के क्या बनाती हैं? ये फॉर्मेशन करती हैं डीएनए की बैकबोन का, जिसको कि हम स्ट्रैंड कहते हैं। और डीएनए में एक्चुअली दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि डीएनए कैसा होता है? तो हम ये कहते हैं कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंड। बिल्कुल सही बात है। दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। तो सर बिल्कुल सही बात सिंगल है। स्ट्रैंडेड डीएनए तो आरएनए बन जाता है ना, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता ही नहीं है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बेटा होता है, लेकिन वो सिर्फ वायरस में पाया जाता है, और कहीं। तो किसमें? वायरस में, इसीलिए वायरसेस एक्सेप्शन है। वायरस कैन हैव बोथ डबल एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो हमारे आपके अंदर, प्लांट के अंदर, फंजाई के अंदर, सब जगह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। वायरस के अंदर डबल और सिंगल दोनों डीएनए पाए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही तो सर हमारे फिर आपके अंदर तो सर फिर प्लांट। आरएन सर आरएनए भी फिर डबल और सिंगल पाए जाएंगे यस वायरस यस में। यस ब्रदर, यस यस। जो एचआईवी का, ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि एचआईवी का जो वायरस होता है, एचआईवी सॉरी, एड्स का जो वायरस होता है एचआईवी, उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? और आंसर है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, है ना। एचआईवी इसी एग्जांपल, डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है एचआईवी में। तो डीएनए ऐसे, मतलब वायरस, इसीलिए तो वायरस बहुत पिक्यूलियर चीज है, वो बहुत डिफरेंट है। तो वायरस में भाई साहब सिंगल डीएनए दोनों हो सकते हैं, डबल सिंगल दोनों हो सकते हैं। ऐसे ही वायरस में आरएनए भी डबल सिंगल दोनों हो सकते हैं, है ना। और
तो बैकबोन बनी होती है पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से। क्लियर है भाई? समझ आ रहा है ना सबको? हाँ जी। साक्षी? यस सर, समझ में आ रहा है सर। यस सर। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, इसमें इस तरह से, है ना, ये स्ट्रिप्स पाई जाती है। तो एक डीएनए में, अभी हम सिर्फ एक डीएनए, सिंगल डीएनए की बात करें, 1 3 4 5 6 7 8 9 10। ये चीज क्या है? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजन बेस पेयर कहते हैं। ये हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, है ना? मतलब एक ये नाइट्रोजन बेस होगा, एक ये नाइट्रोजन। ठीक है? क्लियर है यहां तक? हाँ जी, यस क्लियर है सर। ना? यस सर। ठीक है। तो यहां पर अब देखो, कुल मिलाकर के डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, है ना? एक और चीज है, तो डीएनए में चलो मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया ना यहां तक, है ना? नाइट्रोजन बेस भाई साहब दो तरह के हो सकते हैं, दो कैटेगरी के हो सकते हैं। चलो ये सब चीजें मैं उस डायग्राम में बताऊंगा, पहले इतना नोट कर लो, है ना? फिर मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इसको नोट करो पहले। तो कितने 10 नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं, 10 पेयर पाए जाते हैं। एक्चुअली डीएनए ऐसा नहीं दिखता है, ये तो मैंने आपको देखने के लिए बता दिया, दिखाने के समझाने के लिए। ऐसे आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कर लिया नोट? सर 2 मिनट सर, हो गया। ठीक है, कोई नहीं, कर लो। यस सर, हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है कि मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले में डीएनए का स्ट्रक्चर, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस पूरे, लेकिन आपको अभी समझ लोगे आप, तो हमें 11th में, 12th में फायदा रहेगा। 12th में एक चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक चैप्टर नहीं उससे, जेनेटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जेनेटिक्स से अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेंगे करीब नीट में 18 से 20 क्वेश्चन, मतलब 80 मार्क्स अप्रोक्सीमेट। तो सबसे बड़ा पार्ट है, और ट्वेल्थ एक डीएनए क्या होता है
अब आपको समझाने के लिए, है ना? अब मैंने जो डीएनए बताया उसको क्या करो, उसको 180 डिग्री में उसको मोड़ दो, है ना? उसको आप 180 डिग्री में फोल्ड कर दीजिए, ठीक है? जब आप उसको 180 डिग्री में फोल्ड कर देते हैं, है ना? तो वो इस तरह का दिखाई देगा। अब ये एक डीएनए नहीं है, एक से ज़्यादा डीएनए, है ना? तो ध्यान से समझिएगा, एक डीएनए क्या होगा? तो एक डीएनए कहाँ से कहाँ तक हम एक डीएनए मानेंगे, कि किसको हम एक डीएनए बोलेंगे? यहाँ से लेकर के और यहाँ, ये एक डीएनए, है ना? दिस इज़ कॉल्ड अ सिंगल डीएनए, राइट? दिस पार्ट इज़ कॉल्ड, इसको हम सिंगल डीएनए। तो सिंगल डीएनए में आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पर एक तरफ 3 प्राइम एंड है, दूसरी तरफ 5 प्राइम एंड, है ना? और इधर 5 प्राइम एंड है, उधर 3 प्राइम एंड। तो 2 यहाँ पे स्ट्रैंड है, लेकिन दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट है कि नहीं बताओ? है ना? तो हम ये बोलते हैं कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, है ना? और कैसे? स्ट्रैंड कैसे? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, स्टैंड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्यों? एक तरफ अगर 3 प्राइम एंड है, तो दूसरी तरफ क्या है? 5 प्राइम एंड, तो है ना? तो ये ऐसे हो गया 3 टू 5 प्राइम एंड, और दूसरा वाला स्टैंड कैसे? दूसरा ऐसे उल्टा है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड है, तो ये एंटी पैरेलल है। तो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, एंटी पैरेलल। और देखो यहाँ पर 2 कड़ियां हैं, एक ये हेलिक्स है और ये हेलिक्स है। एक डीएनए हम सिर्फ यहीं तक बोलेंगे, है ना? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि डीएनए इज डबल हेलिकल? डबल हेलिकल बोलो, हुई बात सही है कि नहीं सही है? डबल हेलिकल, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन बेस देखो ऐसे पाए जाते हैं, एक ये, तो नाइट्रोजन बेस पेयर में पाए जाते हैं, है ना? तो समझिए बात को। तो यहाँ पर क्या है कि डीएनए किससे किस चीज मिलकर बना है? अब देखो यहाँ एक फॉस्फेट हो गया, तो बाहर की तरफ एक फॉस्फेट लगा होता है। फॉस्फेट के साथ में ये पेंटोज शुगर पाई जाती है, तो ये पेंटोज शुगर हो गई, और अंदर की तरफ नाइट्रोजन बेस होता है ना? दूसरा नाइट्रोजन बेस इससे हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा हुआ होता है ना? फिर नाइट्रोजन बेस हो गया, फिर इधर पेंटोज शुगर हो गई, और फिर क्या हो गया? ये फॉस्फेट हो गया, है ना? तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस एक तो फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड एक ये हो गई, और एक ये न्यूक्लियोटाइड हो गई। तो न्यूक्लियोटाइड हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। एक डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, एंटी पैरेलल, डबल हेलिकल एंड हैव 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मेरी बात समझ में आई? बोलिए भाई। क्लियर है भाई? और बार रिपीट कर सकते हैं एक्सप्लेन? क्या क्या? आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये बात समझ में आया? ये बात देखो, यस सर। एक डीएनए क्या होता है? तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ, बीच में पाए जाते हैं, इनको हम बेस पेयर कहते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर कहते हैं, शुगर हो गया, फॉस्फेट हो गया, है ना? अब देखो, तो एक डीएनए, मैंने बोला कि एक डीएनए यहां से लेकर जहां तक मैंने एरो बताया, ये एक डीएनए। डीएनए में 2 हेलिक्स है ना? तो पहले मैंने आपको बताया कि ये बाहर जो इसका बैकबोन बने हैं, ये स्ट्रैंड है। तो डीएनए कैसा है? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है? दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो कैसे हैं स्ट्रैंड? एंटी पैरेलल। फिर मैंने कहा 2 हेलिक्स हैं, एक डीएनए सीधा नहीं, स्ट्रेट लैडर की तरह नहीं है, एक सीढ़ी है फ्लेक्सिबल, उसको आपने 180 डिग्री पे घुमा दिया, तो इसमें 2 हेलिक्स बन गए, 2 कड़ियां बन गई। तो डीएनए कैसा है? डबल हेलिकल, एक ये दूसरा ये। तो डीएनए इज डबल हेलिकल, और साथ में किस चीज से मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड पेयर से। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? मैंने बताया था फॉस्फेट। तो देखो, फॉस्फेट और शुगर तो पाई जाती है कहां पे? बैकबोन में, और ये नाइट्रोजन बेस। फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस मिला के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड तो ये हो गया, यहां से यहां तक। दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहां से यहां तक हो गया। तो न्यूक्लियोटाइड पेयर में पाए जाते हैं। तो मैंने कहा कि एक डीएनए में
10 न्यूक्लियोटाइड पेयर पाए जाते हैं। कितने एक डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं बताइए? टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक डीएनए में? हाँ 10। देखो तुम गलती कर गए ना, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन भी नीट का पूछा हुआ है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है कि देयर इज अ डीएनए लेंथ, इट हैव कॉम्बिनेशन ऑफ 10 डीएनए, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड आर देयर? 10 डीएनए मतलब 100 न्यूक्लियोटाइड पेयर पाए जाते हैं। तो कितने न्यूक्लियोटाइड हुए? 200 हुए ना? यस सर। पेयर में भाई साहब, मैंने पूछा कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, तो न्यूक्लियोटाइड यहां पर तो 10 पेयर है, मतलब यहां पर 20 न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बताओ भाई? यस सर। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं और आगे। ऐसे ही आरएनए क्या होता है? आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना? अब देखो, नाइट्रोजन बेसिस दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? प्यूरिन्स और पायरिमिडीन, है ना? नाइट्रोजन बेसिस दो तरह के हो सकते हैं, प्यूरिन्स और दूसरे क्या होते हैं? पायरामिडीन, है ना? तो नाइट्रोजन बेसिस को मैंने कहा कि दो कैटेगरी के हो सकते हैं, प्यूरिन्स और पायरामिडीन। प्यूरिन्स में क्या होता है? दो रिंग से बने होते हैं, बस इतना आप जान लीजिए। प्यूरिन दो रिंग से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है जैसे मैंने आपको बताया, एक पेंटागोनल एक हेक्सागोनल। और पायरामिडीन सिंगल रिंग से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, ये डिफरेंस है ना? प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स, है ना? तो प्यूरिन क्या हो गया? सिंगल से बना होता है, और पायरामिडीन जो होता है वो डबल रिंग से मिलकर के बना होता है। ठीक, तो नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, एक और खास बात, हमेशा जो एडेनिन होता है, ठीक है, रुकिए, प्यूरिन्स हो गया, पायरामिडीन मैंने आपको बता दिया। अब देखो, प्यूरिन्स हो गए आपके ए जी, और पायरामिडीन क्या होते हैं? सी टी। ठीक है, तो एडेनिन और गुआनिन ये क्या है? एडेनिन और गुआनिन क्या है? प्यूरिन से। थाइमिन और साइटोसिन क्या है? पायरामिडीन। क्लियर है? बोलो भाई, यस सर। यस सर। पहले इसको पूरा नोट करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। सर नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं सर वो एडेनिन और साइटोसिन सर नहीं बन सकते सर, ए और सी? ना ना ना, नहीं, ये डबल रिंग वाले होते हैं ना, प्यूरिन डबल रिंग वाले होते हैं। और हमेशा बॉन्ड किसके बीच बनता है? बॉन्ड हमेशा बनता है ए और टी के बीच में, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हमेशा पेयर यही बनेगा। एटी सी और जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, पेयरिंग ऐसे होती है, एटीसीजी, एटीजीसी। ठीक है, पेयर ऐसे ही बनेंगे हमेशा। ओके सर। समझ आया कि नहीं आया बताओ पहले? यस साची, सर, आ गया। साची समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, इतना नोट कर लो, और ज्यादा भी समझाऊंगा और समझ में आ जाएगा, और क्लियर कर देता हूं मैं। पहले इसका इतना नोट कर लो, इतना डाइजेस्ट कर लो, नोट करो। तो पहले नोट कीजिए, क्या मैंने आपको लिखवाया था? हेडिंग क्या डाला था आपने? क्या डाला था हेडिंग? न्यूक्लिक एसिड, है ना? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलो, तो न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले नोट करो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, है ना? नोट करो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आर बेसिक unit of nucleic acid. Nucleotides are basic unit of nucleic acid.
full stop. They also form energy molecule. Full stop. The pentose sugar, नहीं एक चीज और मेरे को, न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर सकते हैं प्लीज? न्यूक्लियोटाइड आर basic unit of nucleic acid. Full stop. They also form energy molecule. Next point. A nucleotide is made up of pentose sugar. A nucleotide is made up of pentose sugar, comma, phosphoric acid, मतलब phosphate, phosphoric acid, and nitrogen bases. Full stop. Pentose sugar can be of two type. Pentose sugar can be of two type. अब देखो न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर कितनी तरह की हो सकती है? दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? देखो, तो डीएनए में मैंने आपको अभी भी बताया कि डीएनए में जो पेंटोज शुगर पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज, ये तो मैंने बताया ना, है कि नहीं? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या होता है कि इसमें यहां वाले इस वाले पार्ट से एक ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो आप बस इतना ही लिखो, पेंटोज शुगर कैन बी ऑफ टू टाइप, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। तो पेंटोज शुगर कुल मिलाकर के दो तरह की हो सकती है। पहली एंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज है और दूसरी जो आरएनए में पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोज शुगर कहते हैं। और मैंने आपसे बताया था कि दोनों क्या है, इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोनों क्या है? दोनों पेंटोज शुगर है। इसमें भाई साहब जो ऊपर वाला है इसमें क्या है? C5H10 और O4, एक ऑक्सीजन कम है। और नीचे वाले में क्या है? C5H10 और O5, ठीक है, एक ऑक्सीजन ज्यादा है। सिर्फ यही फर्क है ऊपर वाले में, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। क्लियर है भाई? बोलो भाई लोगों, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो पेंटोज शुगर दो तरह की हो सकती है। नेक्स्ट, नाइट्रोजनस बेसेस कैन बी of two type. Nitrogenous bases can be of two type. Purines, purine, which are made up of two rings, which are made up of राइबोज के बाद, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज के बाद full stop. Nitrogenous bases can be of two type, purines and pyrimidine. Purines and pyrimidine. Purines are made up of two rings.
and they are of two type, adenine and guanine. Full stop. Pyrimidine is made up of a single ring. Pyrimidine is made up of a single ring. They may be cytosine and thymine. फुल स्टॉप. अब देखो पायरामिडीन 3 होती हैं, साइटोसिन, थाइमीन और एक तीसरा होता है यूरेसिल. तो यूरेसिल जो होता है, मैं और साफ लिख देता हूं, दिस इज यूरेसिल. यूरेसिल जो होता है ये भाई साहब पाया जाता है किसमें? यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में, है ना. तो आरएनए में थाइमीन नहीं पाया जाता, आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है. तो देखो डीएनए में कॉम्बिनेशन क्या होता है? डीएनए में हमेशा ए के साथ टी जुड़ता है और सी के साथ जी जुड़ता है. लेकिन जब हम आरएनए की बात आते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करते हैं, तो आरएनए में हमेशा क्या होता है? एयूजीसी कॉम्बिनेशन होता है. क्या मेरी बात क्लियर है? एयूजीसी. तो डीएनए में एटीजीसी होगा और आरएनए में एयूजीसी होगा. क्यों? तो आरएनए में थाइमीन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है. तो यही डीएनए आरएनए में डिफरेंस है. क्लियर है? तो ये भी नोट कर लो. इन आरएनए uracil is nitrogenous base. In RNA uracil is nitrogenous base. In place of uracil is nitrogenous base in place of thymine. Sir, can you please repeat? In RNA uracil is nitrogenous base in place of thymine. यहां तक बताओ क्लियर है? बोलिए भाई. अब हेडिंग डालो डीएनए. Yes sir, clear है. हेडिंग डालो डीएनए. आप ये जितनी डीएनए की मैंने प्रॉपर्टी लिखाई वो आप नोट कीजिए, है ना. डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड. नेक्स्ट एंटी पैरेलल, डबल हेलिकल, डबल स्ट्रैंडेड, एंटी पैरेलल, नेक्स्ट डबल हेलिकल and made up of 10 nucleotide pair and made up of 10 nucleotide base pair. 10 nucleotide pair. बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट हो? बताओ. No sir. कोई डाउट नहीं? ठीक. तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले ही लिया होगा, सबको क्लियर है. ईबा बताओ भाई, 100% क्लियर है? Yes, sir. देखो जबरदस्ती में हाँ नहीं बोलना कोई भी. नहीं समझ में आएगा आप मुझे दोबारा बताओ, मैं आपको दोबारा तिबारा जितनी बार नहीं समझ में आएगा मैं उतनी बार समझाऊंगा. लेकिन देखो जबरदस्ती में बिल्कुल हाँ नहीं बोलना. ये बात हालांकि मैं आपको फिर से बताऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा जब मैं आपको क्लास 12th में पढ़ा रहा हूँ. लेकिन इससे पहले अभी इतना तो आपको आना चाहिए बायोमोलिक्यूल में. हाँ, तो डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल, डबल स्ट्रैंडेड और कोई
देखो मैं आपको एक स्ट्रक्चर और दिखा दे रहा हूँ, हालांकि अभी आपको जरूरत नहीं है इसकी, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर है, ये देखो डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि डीएनए में है ना, ये देखो तो ये डीएनए है, ये पेंटोज शुगर है, ये इसका 5वां कार्बन है, इसीलिए इसको हम 5 प्राइम एंड बोलते हैं। तो हमेशा नीचे वाले में क्या होगा, 3 प्राइम एंड। इसी तरह से ऊपर वाले में 3rd कार्बन होगा, तो नीचे वाले में 5th कार्बन होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल 3 to 5 प्राइम एंड, है ना। तो डीएनए इस तरह का पाया जाता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस और शुगर है ना। देखो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो पहले होता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन बेस और शुगर के कॉम्बिनेशन को, नाइट्रोजन बेस और प्लस शुगर, इसको सिर्फ हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, है ना। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड में कुछ नहीं करना आपको, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर और प्लस फॉस्फेट, तीनों को मिला दीजिए, न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो दिस इज न्यूक्लियोसाइड एंड दिस इज न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर न्यूक्लियोटाइड में बस फॉस्फेट होता है, बाकी सब सेम है। हाँ बाकी सेम, ठीक है। एक और चीज, अब यहाँ पर देखो, एक और बात मैं आपको बता ही देता हूँ यहीं पे, जब मैंने स्ट्रक्चर खोल लिया है तो यहाँ पर देखो कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों न्यूक्लियोटाइड, देखो मैं क्या, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पर, एक ये न्यूक्लियोटाइड हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, एक ही हो गया है ना। और दोनों किससे जुड़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से, जुड़े नहीं जुड़े, नाइट्रोजन बेस दोनों, ए टी, कितना हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 है कि नहीं, देखो जी सी, अरे हाँ ना कुछ तो बोले मेरे भाई, साची बोलो बेटा, Yes, sir. समझ आ रहा है नहीं आ रहा, Yes, sir. ठीक है। तो देखो अब तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हाइड्रोजन बॉन्ड से, या यूं कहूं कि 2 नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े, है ना। यहाँ पर क्या है, ऊपर वाली शुगर और नीचे वाली शुगर, ये जिस बॉन्ड से जुड़ी हुई है, इस बॉन्ड को, इसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर वाली शुगर और नीचे वाली शुगर आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ी है। एक और चीज, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये शुगर और ये नाइट्रोजन बेस, ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं। ये जिससे जुड़े हुए हैं इसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और 2 शुगर आपस में एक दूसरे से अटैच होती हैं फॉस्फोडाइस्टर। Am I clear? सर एक और बार सर, समझ में नहीं आया सर। देखो ना भाई, चलो मैं ऐसे ये नाइट्रोजन बेस और ये नाइट्रोजन बेस, है ना, दोनों नाइट्रोजन बेस हैं, दोनों आपस में किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब मैंने कहा कि इस नाइट्रोजन बेस से क्या जुड़ी हुई है, शुगर, बोलो जुड़ी नहीं जुड़ी शुगर, तो नहीं, नाइट्रोजन बेस से जब पेंटोज शुगर जुड़ी हुई तो किस बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जुड़ी नहीं जुड़ी। अब ऐसे ही इसके नीचे भी आप देख पा रहे हैं कि इसके नीचे भी क्या है, इसके नीचे भी नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस फिर वही दूसरी शुगर से जुड़े, पेंटोज शुगर से। अब ऊपर और नीचे वाली पेंटोज शुगर भी तो आपस में अटैच है एक दूसरे से, तो ये शुगर, ये ऊपर वाली और नीचे वाली पेंटोज शुगर, ये दोनों शुगर के बीच में जो बॉन्ड, इसको आप क्या बोलोगे, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। अब बताओ समझ आया, बोलो, यस सर, समझ में आ है गया। ना। तो ऊपर Yes, वाली और नीचे वाली शुगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डीएनए में या आरएनए में नाइट्रोजन बेस, चाहे वो एडेनिन थाइमिन हो, गुआनिन हो, साइटोसिन हो, सब जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
दो शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। बोलिए भाई, क्लियर है? Yes. ठीक, यस क्लियर है। हाँ चलो ग्रेट। अब आ जाते हैं आरएनए। डीएनए और आरएनए में कोई फर्क नहीं। इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, इफ यू वांट यू कैन टेक, अपने समझने के लिए। सर 2 मिनट सर। हाँ ले लो। सर हो गया। ठीक है, अब देखो डीएनए और आरएनए में कोई फर्क नहीं है ना। आरएनए में क्या है, तो डीएनए मैंने आपको बताया कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए क्या है, आरएनए ऐसे होता है सिंपली, है ना। आरएनए एक स्ट्रेट सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इसमें इसकी लेंथ बहुत हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, 1000 न्यूक्लियोटाइड भी लंबी लेंथ हो सकती है। तो नोट करेंगे, आरएनए इज single stranded and it may be up to 1000 nucleotides. It may be up to 1000 nucleotide in length. It may be up to 1000 nucleotide in length, है ना। सर कैन यू रिपीट सर? RNA is single stranded straight structure. RNA is single stranded straight structure. It may be up to 1000 nucleotide in length. ठीक है भाई, न्यूक्लिक एसिड समझ में आ गया, डीएनए और आरएनए समझ में आ गया। अब देखो, अब अगली चीज क्या है कि अगला जो पार्ट है उसका मैंने खुद में एक वो बना रखा है, मतलब वो आपको नोट नहीं करना। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बस वायरस में मिलेगा और कहीं नहीं हाँ, मिलेगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस में होगा और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी वायरस में ही पाएगा। ओके सर। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, अगला क्या मैंने बना रखा है, नोट्स, है ना। तो नोट्स मतलब मेरा ही हैंड रिटन नोट्स है, मैं पीडीएफ खोल देता हूँ, वो पीडीएफ आप निष्कर्ष जी से ले लेना, ठीक है ना। और वो बहुत अच्छे से तरीके से मैंने बनाया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा, आप उसी से पढ़ लेना, मानो प्रिंट आउट निकाल लेना, मानो आप कॉपी कर लेना, वॉट एवर यू वांट। ठीक है, आपको लिखना नहीं, आपको सिर्फ समझना है ना। वो पीडीएफ में ओपन करता हूँ पहले, और वो आपके नीट तक काम आएगा, है ना। तो उसमें एंजाइम और केमिकल रिएक्शन दो चीजें मैंने उसमें कवर की हैं। देखो चलो, मैं एक तरफ से स्टार्ट करता हूं। देखिए, इसको ऊपर करते हैं। देखो भाई लोगों, तो बायोमोलिक्यूल में, है ना, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, है ना। तो मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। एल्कोलाइड में मॉर्फिन और कोडीन, टर्पेटोइन मतलब टर्पेंटाइन, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन्स, ड्रग्स, है ना, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल हैं, ये आप देख लीजिएगा। यूज इनका क्या होता है, हालांकि मैं तो बता चुका हूँ आपको। अब आते हैं एंजाइम। तो पहले हम लोग एंजाइम की बात करते हैं, है ना? समझते जाइएगा, जहां समझाने वाली बात है मैं आपको समझाता रहूंगा। Enzymes are commonly
proteinaceous substance which are capable of catalyzing chemical reaction of biological origin without themselves undergoing any change। तो एंजाइम खुद में कोई चेंज नहीं होता, एंजाइम्स में खुद चेंजेस अपने अंदर चेंजेस नहीं करते, इस बिना अपने अंदर चेंज किए हुए ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। और जो एंजाइम होते हैं ये मेनली प्रोटीन के बने होते हैं, therefore they are called biocatalyst, इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, बायोकैटलिस्ट हम लोग बोलते हैं। The term, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में, the term enzyme was coined by Kuhne in 1878 for catalyzing the active substances previously called ferments। तो पहले हम एंजाइम्स को फर्मेंट्स कहते थे, फिर कुहने ने एंजाइम टर्म क्वाइन किया। एंजाइम्स वर actually found out by बुशनर। तो बुशनर ने एंजाइम को फाइंड आउट किया था, लेकिन तब हम इनको फर्मेंट कहते थे। एंजाइम टर्म देने का क्रेडिट कुहने को जाता है। विद एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ sugar is not only caused by the living yeast called but also their extract। तो इन्होंने क्या किया, फर्मेंटेशन में एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट किया, और सिर्फ शुगर में ही नहीं, और इसमें क्या ईस्ट के अंदर भी एंजाइम्स पाए गए। ठीक है। बुशनर in 1903 have also isolated the first enzyme। सो पहला एंजाइम जो एक्सट्रैक्ट करने का क्रेडिट जाता है वो भी बुशनर को जाता है। He was awarded with the Nobel Prize in the same year 1903। तो इन्होंने क्या किया, बुशनर ने पहला एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। Several enzymes or the medical and chemical importance are now available at the market। रैनेट टेबलेट जो होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, चीज वगैरह बनाते हैं, है ना, चीज को कोगुलेट करने का काम करती है। आप देखते हो एंजाइम्स दैट फंक्शन आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल आर कॉल्ड एक्सोएंजाइम। जैसे बैक्टीरिया अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, फंजाई अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, तो ऐसे एंजाइम जो किसी लिविंग की बॉडी के बाहर काम करें उनको एक्सोएंजाइम्स कहते हैं। हमारी भी बॉडी में कोई एंजाइम होता है क्या, बताओ एक्सोएंजाइम? हमारे टीयर में, हमारे स्वेट में और हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। देखो दिया भी हुआ एग्जांपल, लाइक लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम हमारी बॉडी के बाहर रिलीज किया जाता है, और ये काम क्या करता है, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ठीक है। The enzyme which function inside the living cells are called endoenzymes। जो लिविंग सेल के अंदर काम करें उनको हम एंडोएंजाइम्स कहते हैं। ठीक है। जैसे क्रेब्स साइकिल के एंजाइम, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम, मतलब जो रेस्पिरेशन में काम करते हैं एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो एंजाइम जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, ये भी रेस्पिरेशन में होती है, हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। The part of enzyme which takes part in chemical reaction and catalyze is called active site। एंजाइम का वो हिस्सा जो केमिकल रिएक्शन में काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी एक डायग्राम है, डायग्राम से आपको समझ। देखो अब यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना, डिटर्जेंट में प्रोटीएजेस एंजाइम पाया जाता है, याद रखिएगा जो अंडरलाइन है। ठीक है। बेबी फूड पे ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक, बहुत डिटेल में है। और लैक्टोज एंड लाइपेज, ये सब एंजाइम के फंक्शन दे रखे हैं, ये आप देख लीजिएगा, नीट के लिए। अब आते हैं केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, यहां से समझते हैं। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर मतलब गोल, है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन विद एक्सेप्शन ऑफ रिसेंटली डिस्कवर्ड आरएनए एंजाइम। तो आरएनए एक एंजाइम माना गया है ना, और आरएनए ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं होता, ये तो न्यूक्लिक एसिड आपको पता है। It is an enzyme which wholly made up of protein are called simple enzyme। तो कोई एंजाइम जो पूरी तरह से प्रोटीन का बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल एंजाइम बोलेंगे। जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया और यूरिएज हो गया। कॉन्जुगेट एंजाइम क्या होते हैं, which are formed by two part, protein part called एपोजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट उसको कोफैक्टर बोलते हैं। तो एंजाइम दो कैटेगरी के होते हैं, एक सिंपल एंजाइम, दूसरे कॉन्जुगेट एंजाइम। सिंपल एंजाइम वो होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कॉन्जुगेट एंजाइम दो पार्ट से बने होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को आप क्या बोलते हो, एपोजाइम बोलते हो, और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हो, कोफैक्टर बोलते हो। क्लियर है भाई? आगे आ जाते हैं। कॉन्जुगेट एंजाइम को हम लोग होलोजाइम बोलते हैं, है ना।
अब होलोजाइम दो पार्ट से मिलकर बना है, एपोजाइम और कोफैक्टर। अब देखो कोफैक्टर क्या हो सकता है? कोफैक्टर दो तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या होता है? ये कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं। ऑर्गेनिक कोफैक्टर फर्दर, तो कोफैक्टर देखो प्रोटीन तो नहीं होगा, लेकिन दो तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है? इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? ये आयंस हो सकते हैं, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक वगैरह वगैरह। ऑर्गेनिक फर्दर हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम क्या होते हैं? इजिली सेपरेबल फ्रॉम प्रोटीन, तो ये प्रोटीन से इनको आसानी से निकाला जा सकता है, और प्रोस्थेटिक ग्रुप इनको आसानी से नहीं निकाला जा सकता। देखिए ये एंजाइम का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा होलोजाइम है, मतलब ये दो पार्ट से मिलकर बना होगा, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से। तो ये वाला जो पूरा प्रोटीन पार्ट हो गया, इसको हम लोग क्या बोला? एपोजाइम बोला। ऊपर आप देखेंगे ये क्या है? कोएंजाइम है, ये ऑर्गेनिक फैक्टर है, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक, दोनों फैक्टर यहाँ पे मौजूद है। ये साइट जहां पर आकर के कोई भी सबस्ट्रेट काम करेगा, ये जो फंक्शनल पार्ट, एक्टिव पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव साइट बोलेंगे। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये डायग्राम क्लियर है मेरा? Yes, sir, clear है। साक्षी, दीपा, बताओ भाई, इज इट क्लियर? सर क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आप समझिए, नीचे आ जाते हैं। एक्टिव साइट और एक्टिव स्पॉट, तो मैंने आपको बताया कि ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम एक्टिव साइट या एक्टिव स्पॉट बोलते हैं, है ना? तो ये क्या होता है? द होल एंजाइम मॉलिक्यूल इज नॉट एक्टिव, पूरा का पूरा काम नहीं करता है, इसका एक हिस्सा काम करता है in catalyzing the chemical reaction. The only small portion of it is active. This is called active site. Enzyme may have several active sites. तो जरूरी नहीं कि किसी एंजाइम में एक ही एक्टिव साइट हो, बहुत सारे एक्टिव साइट होती हो। All the enzyme name should end with the suffix ase. तो ये मॉडर्न नॉमेनक्लेचर है। अब जितना भी एंजाइम होगा उसके आखिरी में एज लगा होगा, प्रोटीएज, है ना, जैसे प्रोटीएजेस हो गया आपको बताया, और ये एमाइलेज, है ना, आरएनएज, डीएनएज, है ना, ये सब एमिनो एसिडेज, है ना, ये सब एंजाइम होते हैं, एज लगा होगा आखिरी। देयर आर सम ओल्ड एंजाइम, अब कुछ ऐसे एंजाइम है जिनका पुराना ही नाम अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, जैसे टाइलिन, टिप्सिन, ट्रिप्सिन, इनके आखिरी में एज नहीं लगा। टाइलिन हो गया, पेप्सिन हो गया और ट्रिप्सिन हो गया, है ना, ये तीन एंजाइम। टाइलिन हमारे लार में पाया जाता है, सलाइवा में, हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। पेप्सिन पाया जाता है हमारे स्टमक में, और ट्रिप्सिन पाया जाता है हमारे, ये भी पाया था हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये हम लोग पढ़ेंगे चल करके आगे, है ना। तो आपको सिर्फ एग्जांपल देखना है कि तीन ऐसे एंजाइम है जिनके आखिरी में एज नहीं लगा हुआ। अब एंजाइम को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू ओल्डर सिस्टम, एंजाइम वर क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो पहले हम लोग इसको दो पार्ट में बांटे हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, कैटलाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। मतलब ये लार्ज मॉलिक्यूल को हाइड्रोलिसिस के थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक करते थे। एमाइलेजेस, दे ऑफन ग्रुप्ड इनटू थ्री कैटेगरीज, प्रोटियोलिटिक, एमायोलिटिक एंड लिपोलिटिक। प्रोटीन को ब्रेक करने वाले, स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने वाले, और लिपोलिटिक मतलब फैट को ब्रेक करने वाले। तो पहली कैटेगरी थी हाइड्रोलाइजिंग। दूसरी कैटेगरी एंजाइम की थी डेस्मोलाइजिंग, कैटलाइजिंग द रिएक्शन अदर देन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अलावा जो दूसरी कोई रिएक्शन करें उनको हम लोग बोलते थे डेस्मोलाइजिंग एंजाइम, जैसे एल्डोज, peroxidases, catalysis, etc. Modern system of the classification was introduced, देखिए, by the IUB, International Union of Biochemistry in 1961 in 6 categories, है ना, 6 कैटेगरी। पहला क्या है? तो अब हम जो मॉडर्न सिस्टम है वो आईयूबी ने डिसाइड किया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये डिफाइन करती है एंजाइम्स को और बाकी जितनी भी बायोकेमिस्ट्री की चीजें हैं। तो हमने अब इनको अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, और कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया देखते जाइए। पहली कैटेगरी है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। नाम से ही समझ में आ गया, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करे। तो यहां पर एंजाइम क्या करते हैं, देखो, एक को रिड्यूस कर दिया और एक को ऑक्सीडाइज कर दिया, है ना, ऐसे एंजाइम को ऑक्सीडोरिडक्टेजेस बोलते हैं, है ना। आप ये देखो, फर्दर तीन तरह के डिवाइड किए गए थ्री कैटेगरी में, है ना, ऑक्सीडेजेस,
ठीक है, डिहाइड्रोजनेजेस और रिडक्टेजेस, है ना। तो ऑक्सीडेजेस क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। डिहाइड्रोजनेजेस क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। रिडक्टेजेस क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। और इनको हम कहते हैं क्या है, कलेक्टिवली ऑक्सीडो रिडक्टेजेस बोलते हैं। क्लियर है भाई पहली कैटेगरी, बोलिए साची। Yes, sir. Clear है. यस सर क्लियर है। समझते हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत इजी वे में आपको समझाया जा सके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने खुद से नोट्स बनाया है। और ये आपके सिर्फ 11th के लिए नहीं है, 11th प्लस नीट दोनों के लिए। दूसरे होते हैं ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस क्या करते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर कर देते हैं। देखो एक सबस्ट्रेट था, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा था, इसने क्या किया, ये दूसरे सबस्ट्रेट से रिएक्शन किया, ये जी को एस डैश वाले में दूसरे वाले सबस्ट्रेट में ट्रांसफर कर दिया। देखो तो ट्रांसफरेजेस क्या करते हैं, देखो ट्रांसफरेजेस दे ट्रांसफर अ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, है ना। ये क्या करते हैं कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इन्होंने जी को हटा दिया और यहाँ पे एस डैश को ऐड कर दिया, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेजेस बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। हाइड्रोलेसिस, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कर दें, माल्टोज में वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो गया और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। तो हाइड्रोलाइसिस क्या करते हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं स्मॉल में, और कैसे, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। लाइएजेस, समझिए दो होते हैं, लाइगेजेस और लाइएजेस। लाइएजेस क्या होते हैं, देखो इन्होंने क्या किया, ये दो कार्बन के मॉलिक्यूल थे, इनमें दो फंक्शनल ग्रुप थे, कार्बन के मॉलिक्यूल अलग कर दिए और फंक्शनल ग्रुप अलग कर लिए, है ना। तो द एंजाइम दैट्स कॉल्ड क्लीवेज एंड रिमूवल ऑफ द ग्रुप विदाउट हाइड्रोलिसिस, इनको हम लाइएजेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोमरेजेस। ये इनका फॉर्म चेंज कर देते हैं, आइसोमर में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर में फर्क है ना। तो आइसोमरेजेस वो होते हैं जो एक को दूसरे के आइसोमर में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइगेजेस, पहला वाला क्या था, लाइएजेस, है ना, वो ब्रेक करने का काम कर रहा है। लाइगेजेस क्या करते हैं, लाइगेट मतलब होता है जोड़ना, सिंथेसिस करना, तो जोड़ने का काम करते हैं। The enzyme that catalyze bonding of two chemical with the help of energy obtained from ATP, ये बॉन्ड करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उनको लाइगेजेस कहते हैं। और लाइएजेस ब्रेक करने का, पायरुविक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी प्लस H2O, तो इनको एटीपी चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए, है ना। और पायरुवेट कार्बोक्सिलेजेस, ये एक एंजाइम है, इसने क्या किया, ऑक्सिलोएस्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया, प्लस एटीपी निकल गई, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड करने का काम कर दिया, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करने का काम कर दिया। ठीक है, इनको हमने क्या बोला, लाइगेजेस, जो कुछ सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंजाइम समझ में आ गया भाई, बोलो हीबा। Yes, sir. ओके, महराज क्लियर है, यस सर क्लियर है। ठीक है। अब देखो, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम को अफेक्ट करते हैं, ये आपके स्कूल में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी, है ना। एफिशिएंसी, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चेंज पर मिनट बाय अ मॉलिक्यूल और एंजाइम इज कॉल्ड टर्नओवर ऑफ नंबर ऑफ, द हायर द टर्नओवर नंबर द मोर एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। ठीक है, मतलब कि कोई भी एंजाइम जितने ज्यादा सबस्ट्रेट को जितने ज्यादा प्रोडक्ट में पर मिनट कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं हम ज्यादा एफिशिएंट एंजाइम। जो जिसका कन्वर्जन रेट कम होता है उसको कम एफिशिएंट एंजाइम बोलते हैं, मींस लेस एफिशिएंट एंड मोर एफिशिएंट। हीट सेंसिटिविटी, है ना, तो एंजाइम एक ऑप्टिमम हीट में काम करते हैं, हीट बढ़ाने पे थोड़ा सा उनकी सेंसिटिविटी, थोड़ी सी उनका क्या होता है, रिएक्शन सेंटर रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन उसके बाद फिर रेट ऑफ रिएक्शन गिर जाता है। मोस्ट ऑफ एंजाइम ऑपरेट ऑप्टिमली बिटवीन 25 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट का। दे बिकम इनएक्टिव at freezing temperature and they denature at 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जीरो से नीचे में क्या होता है, काम करना बंद कर देते हैं, और 50 to 55 डिग्री के ऊपर एंजाइम प्रोटीन होता है तो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। However, the thermal alga and bacteria are exception.
their enzyme remain functional even at 80 degrees centigrade. Enzymes of seed and spores do not degenerate at 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं पीएच वैल्यू का। ईच एंजाइम फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पीएच, हर एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू में फंक्शन करता है। एज पेप्सिन 2 पीएच में काम करता है, सुक्रेज 4.4 पीएच में काम करता है ना, ट्रिप्सिन 8.5 पीएच में काम करता है। तो हर एंजाइम की अपनी एक फिक्स पीएच वैल्यू होती है जिसमें वो अच्छे से काम करता है ना। Salivary amylase stop acting in stomach where hydrolytic acid is secreted, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सीक्रेटेड। क्या होता है, हमारे सलाइवा में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो जैसे हमारे स्टमक पे पहुंचते हैं वहां पे जाकर के काम करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सलाइवा का पीएच वैल्यू 6.8 होता है, लेकिन जब ये एंजाइम हमारे स्टमक पे पहुंचते हैं तो पीएच वैल्यू 2.5 हो चुकी होती है, इसीलिए हमारे सलाइवरी एमाइलेज काम करना बंद कर देते हैं। तो पीएच चेंज हो जाने पे एंजाइम फंक्शन करना बंद कर देते हैं। अब आ जाते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर है? पहला फैक्टर है टेम्परेचर, है ना। अभी मैंने आपसे टेम्परेचर की बात की, ये एक लिमिट तक काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो काम करना बंद कर देते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे काम नहीं करेंगे और 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर काम नहीं करेंगे नॉर्मली, और कुछ एक्सेप्शन। एंजाइम कंसंट्रेशन वही, द रेट ऑफ बायोकेमिकल, अब जैसे जैसे एंजाइम का कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट के बाद जब सब पूरे के पूरे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइड हो जाएंगे एंजाइम के साथ काम करने में, उसके बाद फिर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगी। प्रोडक्ट अगर बन के इकट्ठा होता जाएगा तो भी क्या होगा, है ना, प्रोडक्ट बनने के बाद देखो द रेट ऑफ रिएक्शन विल फॉल एंड रिवर्स, है ना। तो जब प्रोडक्ट ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, गिर जाएगी। प्रोटीन पॉइजन, साइनाइड, एजाइड, ये कुछ ऐसी चीज होती हैं जो प्रोटीन के लिए पॉइजन की तरह काम करती हैं, इनकी प्रेजेंस में एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। अब अगर रिएक्टेंट बढ़ाया जाए, मतलब सबस्ट्रेट बढ़ाया जाए, तो क्या होता है, सबस्ट्रेट एक लिमिट तक बढ़ाने से एंजाइम का रिएक्शन बढ़ेगा, उसके बाद फिर एंजाइम का रिएक्शन गिरने लगेगा, है ना। ये देखो यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। तो क्या होता है, धीरे धीरे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो सबस्ट्रेट का, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, और एक लिमिट के बाद जाने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ना बंद हो जाती है ना। तो ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में जहां पर ग्राफ का या हाफ पॉइंट जहां पर आ जाता है उसको 1.2 या हाफ वी मैक्स कहते हैं, है ना। और इस ग्राफ को क्या बोला जाता है, माइकलिस मेंटिस कांस्टेंट बोला जाता है। ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, देखो क्या है, याद रखिएगा, माइकलिस कांस्टेंट क्या है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट क्या है, इसको हम Km से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इंडिकेट दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट व्हिच the chemical reaction catalyzed by an enzyme attains half of maximum velocity। ये तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब अपनी हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन कर लेती है उसको हम Km कहते हैं, उस कंसंट्रेशन को Km बोलते हैं, और यही क्या है, माइकलिस मेंटिस कांस्टेंट है। एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम बिना एंजाइम के जब कोई रिएक्शन कराई जाती है तो आप देखो उसको कितनी एनर्जी देना पड़ता है। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ये वो एनर्जी का लेवल है जिसके बाद कोई भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो एनर्जी लेवल इतना हाई है। लेकिन जब हम एंजाइम मिला देते हैं तो जिसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड है, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है, विदाउट एंजाइम, ये ऊपर वाला ग्राफ दिखा रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, बिना एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। जब हम एंजाइम रिएक्शन में मिला देते हैं तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, स्लो हो जाती है। इसीलिए एंजाइम मिला देने पर क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर यहां तक। वन मोर थिंग, एंजाइम कैसे काम करते हैं, इसके लिए दो मॉडल दिए हैं। पहला है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल ये कहता है कि हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, मतलब पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही काम करेगा। क्यों, एंजाइम की जो ये होती है एक्टिव साइट होती है, वो सबस्ट्रेट के लिए कैसे लॉक की तरह काम करती है और सबस्ट्रेट उसकी की तरह काम करता है। ये देखो, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या लॉक और की तरह काम करते हैं। ये लॉक की तरह काम करेंगे एंजाइम, और सबस्ट्रेट की तरह, दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट पे काम करता है और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है और फिर से एंजाइम दोबारा रीयूज हो जाता है।
लॉक एंड की मॉडल समझ में आया? मेराज बोलो भाई, हिबा क्लियर है? साची? Yes, sir. तो लॉक एंड की मॉडल एमिल फ्रिशर ने दिया था। वन लास्ट थिंग, इंड्यूस्ड फिट मॉडल बोलता है कि नहीं, ऐसे नहीं होता। वो कहता है कि ये एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है। जैसे सबस्ट्रेट आता है तो एंजाइम क्या करता है, अपने कॉन्फ़िगरेशन को, अपने शेप को चेंज कर लेता है और सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है ना। ये कैटालिटिक ग्रुप है, ये अट्रैक्टिव ग्रुप है, ये टेम्परेरी बॉन्ड बना लेता है। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ टेम्परेरी बॉन्ड बना लेता है और उसके बाद क्या होता है, जब इस पे काम कर लेता है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और एंजाइम फिर अलग हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड फिट मॉडल बोलते हैं। और पहला वाला क्या था, लॉक एंड की मॉडल। तो दो मॉडल हैं, ये दोनों सजेस्ट करते हैं कि एंजाइम का एक्शन कैसे होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एंजाइम एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बताइए, क्लियर है? यस सर। तो ये वाला जो पीडीएफ मैंने आपको अभी पढ़ाया, ये पीडीएफ मैं निष्कर्ष जी को अभी फॉरवर्ड कर दूंगा, है ना। मतलब फॉरवर्ड का उनके पास वैसे ऑलरेडी है, नहीं होगा तो मैं फिर से फॉरवर्ड कर दूंगा, है ना, राइट। और इससे आप पढ़ लीजिएगा और ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लास में इसको प्रॉपर पढ़ के आइएगा। अगर आपको कहीं पे लगे कि कोई डाउट है, कोई दिक्कत है कहीं पे किसी पॉइंट में या नहीं समझ में आया पूरे बायोमोलिक्यूल में, तो आप दोबारा में से पूछ सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट दी प्योर बायो मॉलिक्यूल। अब आप बताइए, कहीं पे किसी पॉइंट पे किसी जगह पे दिक्कत हुई हो या ना समझ में आया तो बताइए। नो सर, समझ में आ गया सब कुछ। ठीक है, Yes, sir. साची क्लियर? अच्छा, हिबा क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराएंगे? अच्छा देखो, अभी हम लोगों ने क्या क्या कर लिया पहले आप मुझे बताओगे, है ना। क्योंकि वरना मुझे देखना पड़ेगा, लिखा तो मेरे पास भी है लेकिन मुझे डायरी देखनी पड़ेगी अपनी। तो हम लोगों ने ये कर लिया, पहली यूनिट तो पूरी कर ली है ना। Yes, sir. ठीक है, और दूसरी यूनिट भी कर ली हम लोगों ने, हाँ ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फैमिली है, Yes. एनाटॉमी कर लिया है। Yes, sir. ठीक है, ओके। तो और ये भी हो गया। अब क्या पढ़ा जाए बाकी, आप लोग बताओ। फिजियोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी पहले स्टार्ट किया कि ह्यूमन, जो भी बोलोगे मुझे कोई Sir, दिक्कत नहीं। human physiology. ह्यूमन किया जाए क्या? ही बात ह्यूमन ही किया जाए। Yes, sir. ठीक है, ठीक है मेराज, आर यू कंफर्टेबल विद ह्यूमन फिजियोलॉजी? यस सर, वही चल रही है अभी हमारी। चलो ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, डाइजेशन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।